मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे घर में पहले कुल 4 लोग थे, मैं, मेरे माता पिता और मेरा बड़ा भाई। लेकिन जब भाभी हमारे घर आई तो हमारी छोटी सी दुनिया में एक और सदस्य जुड़ गया और अब हम 5 लोग हो गए। मेरी भाभी बेहद खूबसूरत थी। उनका गोरा रंग और काले बाल उनकी खूबसूरती को और निखार देते थे। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता था कि उनकी हंसी से ही माहौल खुशनुमा हो गया है। उनकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि सामने वाला व्यक्ति उनकी ओर खींचता चला जाता था। समय के साथ मेरे और भाभी के बीच एक अलग ही बंधन बन गया। मैं उनके साथ खूब मस्ती करता था और उन्होंने भी कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए छोटा हूं या कोई औपचारिकता हो, क्योंकि वह मेरी भाभी थी। इसलिए उनके साथ मजाक करना और उनसे छुटकी लेना मुझे अपना अधिकार लगता था। मजे की बात यह थी कि वह भी इन बातों को बड़े प्यार और मजाकिया अंदाज में लेती थी। कई बार वह मुझसे कुछ ऐसा करने के लिए कहती जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उनकी बात मानकर कुछ अलग करने में मजा भी आता था। ऐसा लगता था जैसे अगर वह किसी बाजार में होती तो हर किसी का ध्यान उनकी ओर होता। उनकी देखभाल करने का तरीका भी बहुत खास था। वह मेरे छोटे छोटे कामों का ख्याल रखती थीं, मेरी पसंद नापसंद पूछती थीं। एक दिन की बात है जब घर में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। बाकी सभी घर के कामों में व्यस्त थे और भाभी फर्श साफ कर रही थी। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला और जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ा, अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। गिरने से थोड़ी तेज आवाज हुई और भाभी तुरंत मेरी तरफ दौड़ी। भाभी ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद फर्श गीला था, इसलिए उनका भी पैर फिसल गया और वह सीधे मेरे ऊपर गिर पड़ी। अब हम दोनों फर्श पर थे और उनकी आंखें सीधे मेरी आंखों से टकरा रही थीं। उस पर ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। हम दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में अटक गई थीं। करीब 2 मिनट तक हम इसी स्थिति में रहे। फिर अचानक हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा देकर उठाया। मैं धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चला गया। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वह पल कितना असामान्य और अजीब था। तभी थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर हल्की झिझक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे से पूछा, रोहन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाभी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको तो चोट नहीं लगी। भाभी ने एक पल के लिए ठहर कर कहा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कमर में थोड़ा मरोड़ आ गया है। उनके हाथ में बाम था और वह उसे बार बार घुमा रही थी, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुरंत कहा, भाभी, बाम मुझे दीजिए, मैं लगा देता हूं। यह सुनकर भाभी थोड़ी झेंप गईं। वह मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं खुद लगा लूंगी, तुम्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं। हम दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। मैंने उनकी आंखों में देखा और ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाह रही हों। कुछ क्षण ऐसे ही गुजर गए और फिर अचानक भाभी ने अपने आप को संभाला। उन्होंने अपनी झिझक को छुपाते हुए कहा, तू बाहर आ, खाना खा ले, मैं तुझे खाना परोस दूंगी। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा और सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मैं समझ सकता था कि वह अंदर से अधीर हो रही थी। शायद वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 3 महीने से भाई के बाहर होने के कारण उनका अकेलापन और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भाई के घर पर न होने पर भाभी को किसी भी सामान की आवश्यकता होती तो मैं ही उसे लाकर देता था। एक दिन भाभी मेरे पास आई और बोली, रोहन, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। उनकी आवाज में हल्की झिझक और मुस्कान थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, भाभी, आप मुझे बताइए, मैं सामान लाकर दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रोहन, सामान मुझे खुद जाकर लेना होगा। उनकी बातों और चेहरे के भाव में कुछ खास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रही हो या सीधे तौर पर नहीं कह पा रही हो। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह लजाते हुए बोली, तू मुझे बाइक पर ले चल। भाभी की यह बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत हामी भर दी। मैंने बाइक निकाली और भाभी को बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह पीछे बैठी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी धड़कनों को महसूस कर रहा था।
उनका स्पर्श हल्का सा मेरी पीठ पर पड़ा और यह मेरे लिए बिल्कुल नया एहसास था। मैं खुद को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह पल मेरे लिए खास था। हम बाजार पहुंचे और एक बड़ी सी दुकान के सामने रुके। जब उनकी शॉपिंग खत्म हुई तो हमने सामान उठाया और वापस घर की ओर चल पड़े। बाइक पर बैठते ही भाभी ने एक बार हल्के से कहा, थैंक यू रोहन, आज तेरा साथ ना होता तो मुझे यह सब अकेले करना पड़ता। रास्ते भर में बाइक चला रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उनके स्पर्श की तरफ जा रहा था। घर पहुंचने के बाद मैंने सामान अंदर रखा और भाभी ने मुझे पानी लाकर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तेरा बहुत बड़ा काम करवा लिया। मैंने भी मुस्कुरा दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक एक दिन भाभी को भाई का फोन आया। भाई ने बताया था कि उसे लौटने में और कुछ दिन लगेंगे। यह सुनकर भाभी का मन और भी भारी हो गया था। मुझे एहसास हुआ कि भाभी को किसी सहारे की जरूरत है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं उनका सहारा बन सकता हूं। आखिरकार मैं भी अब बड़ा हो चुका था और जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर सकता था। लेकिन फिर भी जब मैंने भाभी को दिलासा देने की सोची तो मेरे मन में डर और झिझक थी। मुझे इस बात की चिंता थी कि भाभी मेरी बातों का क्या अर्थ लगाएंगी और मेरे बारे में क्या सोचेंगी। रात का समय था, करीब 9 बजे। हम सबने खाना खा लिया था। माँ पापा अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। घर में अब बस मैं और भाभी ही जाग रहे थे। भाभी खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। मैंने देखा कि वह थोड़ी उदास और अस्वस्थ लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, भाभी क्या हुआ? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। भाभी ने हल्की आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा टेंशन है। मैंने उनकी बात पर जोर देते हुए पूछा, क्या बात है भाभी, बताइए तो सही। भाभी ने मेरी ओर देखा जैसे कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं, जब माँ पापा सो जाएंगे तब तुम छत पर आ जाना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जब भाभी ने मुझे छत पर बुलाने की बात कही तो मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। यह विचार कि भाभी मुझसे कोई महत्वपूर्ण बात करना चाहती है मुझे थोड़ा उत्साहित और उत्सुक कर रहा था। रात के 11 बज चुके थे। मैंने देखा कि माँ और पापा गहरी नींद में थे। फिर मैं चुपचाप छत पर चला गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि भाभी पहले से ही वहां बैठी हुई थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाभी आप इतनी देर से यहां बैठी हैं, क्या बात है? भाभी ने शांत स्वर में कहा, बैठो रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उनके बगल में बैठ गया और पूछा, भाभी क्या हुआ, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? भाभी ने एक गहरी सांस ली और कहा, रोहन सुबह तुम्हारे भाई से बात हुई थी, उसने कहा कि उसे लौटने में और कुछ दिन लगेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की, भाभी शायद उनके काम में अभी और वक्त लग रहा होगा, इसलिए वह अभी नहीं आ पा रहे हैं। भाभी ने मेरी बात को काटते हुए कहा, यह सब मैं समझती हूं, लेकिन क्या उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं? वह समझते भी हैं कि मैं यहाँ अकेली क्या महसूस कर रही हूँ। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, भाभी ऐसा नहीं है, भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस वह अपने काम में व्यस्त हैं। भाभी ने दुखी होकर कहा, अगर उन्हें सच में मेरी परवाह होती तो क्या वह अब तक नहीं आ जाते? तुम समझते हो रोहन, मैं यहाँ अकेली किस तरह अपना समय काट रही हूँ। मैं थोड़ा असमंजस में था और उनकी बातों का सही मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा, भाभी आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे आपकी बात साफ समझ नहीं आ रही। भाभी कुछ पल के लिए चुप हो गईं, फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, रोहन इसका मतलब वही है जो तुम सोच रहे हो। उनकी इस बात ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके शब्दों का क्या अर्थ है। जब भाभी मुझसे बात कर रही थीं, वह मेरे बहुत करीब आकर बैठ गईं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, रोहन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाभी। भाभी ने हंसते हुए कहा, तू क्या कह रहा है? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे 3-4 बॉयफ्रेंड थे। उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया। भाभी ने मेरी हैरानी देखी और तुरंत कहा, अरे मजाक कर रही थी, इतना सीरियस क्यों हो गया? मैंने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा, भाभी आप ऐसी बातें कर रही हैं, इसलिए मुझे धक्का लगा।
भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, 3-4 तो बस नाम ही थे, असली प्यार तो मैंने बस एक से किया था। मैंने थोड़ा झकते हुए पूछा, तो फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? भाभी के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। उन्होंने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद भाभी ने मेरी ओर देखा और पूछा, अच्छा, तुमने कभी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, भाभी, मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर मेरे दिल में कोई घंटा बजे। भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, बिल्कुल आपकी तरह। यह सुनकर भाभी जोर से हंस पड़ी और बोली, तो फिर मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता कुछ और ही बता रही थी। मैंने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, भाभी, आप सच में ऐसा कह रही हैं या फिर मजाक कर रही हैं? उन्होंने बिना हिचकिचाए कहा, मैं सच कह रही हूं। इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुझे यह मौका पहले ही देना चाहती थी, लेकिन शायद तुमने कभी समझा ही नहीं। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी खुश था। मैंने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मुझे यह मंजूर है। भाभी ने मेरी बात सुनकर थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारा भाई वापस आएगा तो तुम मुझसे ज्यादा बात मत करो। अगर वह कुछ शक करेगा तो हम दोनों को लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, भाभी, अगर भाई को पता चल जाएगा तो हम क्या गलत कर रहे हैं? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। इसके बाद हम दोनों नीचे आए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सोते समय मैं यह सोच रहा था कि भाई के जाने के बाद भाभी को घर में बोरियत हो रही थी। अब जब वह मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो निश्चित रूप से भाई के लौटने तक वह मुझे खुश रखेंगी। सुबह उठने पर मैंने देखा कि माँ पापा कहीं जा रहे थे। मैंने माँ से पूछा, माँ, आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा, तू अपनी भाभी के साथ घर में अच्छे से रह। हम सब रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, वहाँ कुछ कार्यक्रम है, इसलिए हमें लौटने में 2 दिन लगेंगे। इसके बाद माँ पापा रिश्तेदार के घर चले गए और अब घर में केवल भाभी और मैं ही रह गए थे। मैं टीवी देख रहा था और भाभी बाथरूम में नहा रही थी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आईं। मेरी नजर बार बार उनकी तरफ जा रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। मैंने कहा, भाभी, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो तो हम थोड़ी देर समय बिता सकते हैं। मेरी यह बात सुनकर भाभी हंसने लगी और बोली, ठीक है। उसके बाद हम दोनों कमरे में चले गए। फिर कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। भाभी ने कहा, कल की रात मेरे जीवन की सबसे यादगार रात बनी। मुझे आज तक इतना अच्छा कभी नहीं लगा। इसके बाद जब भैया नहीं होते तो मैं भाभी की पूरी मदद करता और भाभी भी खुश रहती। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं अगर किसी के जीवन से मेल खाती हैं तो उसका किसी के जीवन, धर्म या समाज से कोई संबंध नहीं है। किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाने का हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मेरा नाम रोहन है और मैं अपनी पढ़ाई के लिए चाचा चाची के पास शहर में रहने आया हूँ। मैं 20 साल का हूँ और गांव की साधारण जिंदगी से निकलकर शहर में आना मेरे लिए नया अनुभव था। मेरे चाचा अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और ज्यादातर वहीं रहते हैं। चाचा और चाची की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। जब मैंने पहली बार चाची को देखा तो उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। वे किसी अभिनेत्री जैसी लगती थीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, चमकता चेहरा और मुस्कान दिल को छूने वाली थी। उनका आत्मविश्वास और सादगी उन्हें और भी खास बनाती थी। जब वे मुस्कुराकर मेरी तरफ देखती तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं उनकी ओर खींचने लगा। उनके हर हाव भाव और बातों ने मुझे प्रभावित किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानता था कि चाची के लिए मेरे मन में केवल सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस आकर्षण ने मुझे उलझन में डाल दिया। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब मेरी चाची के साथ अच्छी पहचान हो गई थी। चाची मेरी बहुत परवाह करती थी, मेरी जरूरतों का ध्यान रखती थी। मैं अपनी चाची के साथ हमेशा मस्ती करता था और वह मुझे चाचा से ज्यादा प्यार करती थी। उस दिन घर में सिर्फ मैं और चाची थे।
चाचा अमेरिका गए हुए थे और घर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं हॉल में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। वातावरण शांत था और मैं अपने में मस्त था। इस बीच चाची बाथरूम में नहाने गई थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम से पानी गिरने की आवाज थम गई और मैंने सोचा कि चाची नहाकर बाहर आ रही होंगी। मैं अपनी तरफ ध्यान लगाए बैठा था कि तभी अचानक एक तेज आवाज आई, मानो कोई गिर पड़ा हो। आवाज सुनते ही मैं घबरा गया और तुरंत बाथरूम की ओर भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि चाची बाथरूम के बाहर गिरी हुई थीं। उनके पांव फिसल गए थे और वे फर्श पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर दर्द और घबराहट साफ झलक रही थी। बिना कोई वक्त गवाए मैं उनके पास पहुंचा और उन्हें उठाने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ा और उन्हें खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे संतुलन में गड़बड़ हो गई। अचानक चाची का हाथ मुझसे छूट गया और मैं खुद अपना संतुलन खो बैठा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं सीधा चाची के ऊपर गिर पड़ा। उस पल सब कुछ जैसे थम गया। मैं चाची के बिल्कुल करीब था और हमारी आंखें आपस में मिली। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं और एक अजीब सा सन्नाटा हमारे बीच पसर गया। मैं उनके चेहरे के करीब था और उनकी आंखों की गहराई में जैसे खो गया। हम दोनों ही कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। वह पल अजीब लेकिन अनजानी भावनाओं से भरा हुआ था। लगभग 10 मिनट तक हम ऐसे ही रहे, जैसे समय ने अपनी रफ्तार रोक ली हो। फिर अचानक हमें अपनी स्थिति का एहसास हुआ। मैं जल्दी से उठा और उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चाची ने धीरे से मेरा हाथ थामा और इस बार मैं उन्हें सही से उठाने में कामयाब रहा। फिर चाची मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गईं, लेकिन मैं बहुत खुश था। मैं सोच रहा था कि मेरी चाची को यह सब कैसे लगा होगा, लेकिन चाची की मुस्कान ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मेरी चाची को यह सब बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। मन में अब भी बाथरूम के पास हुए उस पल की तस्वीरें घूम रही थीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक हादसा था और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तभी मेरी चाची कमरे में आई। उनके चेहरे पर चिंता छलक रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, रोहन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, नहीं चाची, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा, चाची, आपको तो कहीं चोट नहीं लगी? चाची ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने तुरंत कहा, चाची, अगर आप चाहें तो मैं आपकी कमर की मालिश कर दूं, इससे आपको आराम मिलेगा। चाची ने कुछ पल के लिए मेरी ओर देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो कोशिश कर लो। मैं तुरंत कमरे में रखा तेल लाया और उन्हें पलंग पर आराम से बैठने को कहा। मैंने उनकी कमर पर तेल लगाकर मालिश शुरू की। चाची के शरीर में अचानक थोड़ी राहत महसूस हुई और उन्होंने हल्के से करवट ली। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि चाची मेरी ओर ध्यान से देख रही है। उनकी आंखों में एक अलग सी गहराई और भावनाएं थीं, जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। उनकी वह नजर मुझे विचलित करने लगी। मैं असहज महसूस करने लगा और मेरे मन में अचानक यह ख्याल आया कि शायद मुझे चाची को गले लगाकर उनका सहारा बनना चाहिए। लेकिन तभी चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ हल्की थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, रोहन, बस अब अच्छा लग रहा है, दर्द अब ठीक हो गया है। चाची और कमरे से बाहर जाने लगी। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी बाहर आओ, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। मैं वहीं खड़ा रह गया, उनके शब्दों और उनकी मुस्कान को समझने की कोशिश करता रहा। उस पल के बाद मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची के मन में क्या चल रहा था। चाचा को अमेरिका गए 6 महीने हो चुके थे और घर में सिर्फ चाची और मैं ही थे। शायद उनकी जिंदगी में एक खालीपन था जो उन्हें खल रहा था। चाची अक्सर जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो सीधे मुझे बुला लेती थी। उनका मुंह पर यह भरोसा और निर्भरता मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन साथ ही मेरे मन में कई तरह की भावनाएं और सवाल उठने लगे थे। उस दिन की शुरुआत आम दिनों जैसी ही थी। मैं अपने कॉलेज की तैयारी कर रहा था। तभी चाची मेरे पास आई और बोली, रोहन, मुझे मार्केट जाना है, तुम मुझे वहां ले चलोगे?
उनके स्वर में एक अनुग्रह था जिसे मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चाची, आप तैयार हो जाइए, मैं बाइक निकालता हूँ। थोड़ी देर बाद चाची तैयार होकर बाहर आईं। उनकी सादगी में भी एक खास आकर्षण था। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो उन पर बेहद सुंदर लग रही थी। मैं उनकी ओर देखता रह गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाला और बाइक पर बैठने का इशारा किया। चाची मेरे पीछे बैठी और मैंने बाइक स्टार्ट की। उनकी मौजूदगी इतनी करीब महसूस हो रही थी कि मैं थोड़ा असहज सा हो गया। जब उन्होंने अपने दोनों हाथों से हल्के से मेरे कंधे पकड़े तो मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। हवा में उनकी खुशबू तैर रही थी जो मेरे मन को विचलित कर रही थी। मैंने खुद को बार बार याद दिलाया कि यह सामान्य बात है और मुझे इन भावनाओं को काबू में रखना होगा। मार्केट पहुंचने के बाद चाची ने सबसे पहले एक ब्यूटी पार्लर जाने की बात कही। मैं पार्लर के बाहर इंतजार करता रहा और लगभग आधे घंटे बाद चाची बाहर आईं। उनका चेहरा और भी निखरा हुआ लग रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, अब हमें कपड़े की दुकान चलना है। हम दोनों एक बड़े कपड़े की दुकान में गए। वहां जाकर चाची ने कई चीजें देखी। वे हर बार कोई कपड़ा उठाती, उसे ध्यान से देखती और फिर मेरी ओर सवालिया नजरों से देखती, मानो पूछ रही हो कि यह कैसा है। मैंने हंसकर हर बार उनकी पसंद को सराहा। फिर चाची ने गुलाबी रंग की एक ड्रेस उठाई। वह बेहद सुंदर और आकर्षक थी। चाची ने मुझे दिखाते हुए पूछा, यह कैसी लग रही है? मैं थोड़ा झिझक गया, लेकिन फिर कहा, अच्छी है चाची, आप पर बहुत जचेगी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने वह ड्रेस खरीद ली। इसके अलावा उन्होंने कुछ और चीजें भी खरीदी। घर लौटते वक्त चाची फिर से मेरे पीछे बैठी। इस बार वे थोड़ा और सहज लग रही थीं और उनकी बातों में एक हल्का फुल्का मजाकिया अंदाज था। घर पहुंचकर चाची ने सारा सामान उतारा और मुझे पानी लाकर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। यह दिन भी आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। चाची घर के कामों में लगी हुई थीं और मैं अपने कॉलेज के कामों में व्यस्त था। शाम को जब हम दोनों चाय पी रहे थे, तभी चाचा का फोन आया। चाची ने फोन उठाया और उनकी बात सुनने लगी। चाचा ने कहा कि उन्हें अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही है और वे 1 महीने बाद ही घर आ पाएंगे। चाचा की यह बात सुनकर चाची के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने फोन रख दिया, लेकिन उनकी आंखों में हल्की उदासी झलक रही थी। मैं उनके पास गया और पूछा, चाची, सब ठीक है ना? उन्होंने बस इतना कहा, हाँ रोहन, सब ठीक है, पर उनके लहजे से साफ पता चल रहा था कि वे ठीक नहीं थीं। उस समय मैं समझ गया कि चाची को क्या चाहिए था। उनका यह अकेलापन और लंबे समय से चाचा का न होना उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। चाचा शायद उनकी भावनाओं और जरूरतों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं उनके करीब था और उनकी तकलीफ को महसूस कर सकता था। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। रात के लगभग 9 बज चुके थे। हमने खाना खाया, लेकिन खाना खाते समय चाची बहुत उदास लग रही थी। उनकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी और वे बार बार सोच में डूब जाती थीं। मैं उन्हें बिना रुके देखता रहा और आखिरकार मैंने उनसे पूछ लिया, चाची, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? चाची ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में भावनाओं का समंदर था। उन्होंने कहा, रोहन, रुको, पहले तुम अपना खाना खत्म करो, फिर मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। उनके इस जवाब ने मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं खाना जल्दी जल्दी खत्म करने लगा क्योंकि मैं उनकी बातों को सुनने के लिए बेताब हो गया था। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। मैंने सोचा कि शायद चाची मुझे अपनी भावनाएं बताने वाली हैं। शायद वे मुझसे वही बातें कहेंगी जो मैं उनके लिए महसूस कर रहा था। उनके शब्दों और उनके व्यवहार ने मेरे अंदर एक उम्मीद जगा दी थी। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मेरे मन में हलचल बढ़ती जा रही थी। चाची के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं अपने कमरे से धीरे धीरे बाहर निकला और चाची के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि चाची मेरी ही राह देख रही थी। उनकी आंखों में उदासी और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैंने धीरे से पूछा, चाची, क्या हुआ? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? चाची ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद
चाची ने गहरी सांस ली और कहा, रोहन, सुबह तुम्हारे चाचा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि उन्हें अभी भी छुट्टी नहीं मिल रही है और वे कुछ दिन और घर नहीं आ पाएंगे। उनके चेहरे पर निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। मैंने कहा, अगर चाचा को छुट्टी नहीं मिल रही है तो इसमें उनका क्या दोष है? चाची, उनका काम बहुत जरूरी है। चाची ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, रोहन, बात छुट्टी की नहीं है, बात यह है कि उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे चाचा को लगता है कि मैं हमेशा ठीक हूं, लेकिन क्या कभी उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं क्या महसूस करती हूं? उनकी जिंदगी में उनका काम ही सब कुछ बन गया है। मैंने चाची को समझाने की कोशिश की। चाची, ऐसा नहीं है। चाचा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस उनका तरीका अलग है। वे अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी कभी आपकी भावनाएं समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी परवाह नहीं करते। चाची ने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, रोहन, तुम्हारे चाचा मुझसे प्यार नहीं करते। अगर वे मुझसे प्यार करते तो क्या उनके लिए मेरा समय निकाल पाना इतना मुश्किल होता? क्या उन्हें यह समझ नहीं आता कि मैं यहाँ कितनी अकेली और उदास महसूस करती हूँ? उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर चाची ने धीरे से कहा, रोहन, मैं बहुत दिनों से इन सब बातों को सह रही हूँ, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। मेरे अंदर कई इच्छाएं जाग रही हैं, जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर पा रही हूँ। मैं खुद पर कितना नियंत्रण रखूं? तुम्हारे चाचा के लिए मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। मैं क्या करूं? उनकी यह बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया। उनकी आवाज में छुपा दर्द और निराशा मुझे विचलित कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें कैसे दिलासा दूं। चाची ने पहली बार इतनी साफगोई से अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। मैंने हल्के स्वर में कहा, चाची, मैं समझता हूं कि आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। कभी कभी रिश्तों में ऐसे मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। चाचा शायद अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हैं कि आपकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहे। चाची ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद और निराशा का अजीब सा मिश्रण था। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। मैं समझ गया था कि उनकी तकलीफ सिर्फ अकेलेपन की नहीं, बल्कि भावनात्मक खालीपन की थी, जिसे वे अब और झेल नहीं पा रही थीं। मैंने कहा, चाची, तुम्हारा क्या कहना है? चाची बोली, अब जो तुम्हारे मन में है वही कह दो। फिर चाची धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, रोहन, मुझे बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब चाची ने कहा, सच में? जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तब मेरे कई बॉयफ्रेंड थे। यह सुनकर मैंने आश्चर्य से चाची की ओर देखा। फिर चाची ने कहा, अच्छा, वह सब छोड़ दो, लेकिन तुमने अब तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा, चाची, मुझे अब तक ऐसी कोई लड़की ही नहीं मिली। चाची ने पूछा, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद? मैंने जवाब दिया, तुम्हारी तरह। यह सुनकर चाची थोड़ी लजा गई और बोली, चलो, फिर आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। यह सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि चाची क्या कह रही है। चाची ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हो तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। चाची की बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और हाँ कहा। फिर चाची ने कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस बारे में तुम्हारे चाचा को पता नहीं चलना चाहिए। जब तुम्हारे चाचा वापस आएंगे तो हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा, नहीं तो तुम्हारे चाचा को हम पर शक हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है चाची। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। तभी मेरे मन में विचार आया कि जब तक चाचा घर पर नहीं आते हैं मैं चाची के साथ आनंद ले सकता हूं। इसके बाद मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सवेरे जब मैं उठा तो मैंने देखा कि चाची नहाकर बाथरूम से बाहर आती हुई थी और उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। चाची उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया और चाची को गले लगा लिया। चाची ने कहा, रोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, तुमने रात में कहा था कि तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगी। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूं। यह सुनकर चाची ने भी मुझे गले लगा लिया। इसके बाद हम चाची के कमरे में गए
और हमने अपनी इच्छाएं पूरी की। उसके बाद मैं तरोताजा होकर हॉल में बैठ गया और टीवी देखने लगा, जबकि चाची घर के काम कर रही थी। कुछ समय बाद चाची मेरे पास आई और बोली, रोहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आज तुमने मुझे जो आनंद दिया वह तुम्हारे चाचा जी कभी नहीं दे पाए। और उस दिन से चाची और मैंने रोज रात को बातें करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मैं अब 22 साल का हो चुका हूँ। हम बहुत सालों बाद गांव आए थे। गांव पहुंचने पर मैं मामी के घर रुक गया था, क्योंकि उनका घर बड़ा था। मामी ने मुझे एक खास बोध दिया था। मेरे माता पिता हर रिश्तेदार के घर जा रहे थे, कभी चाचा के घर, कभी मामा के घर। मुझे मामी के घर रहने में बहुत आरामदायक लगता था। इसी वजह से मैं उनके घर ठहर गया था। मामा अमेरिका में नौकरी कर रहे थे और वह 2 साल बाद कभी कभी ही घर आते थे। मामी 30 साल की होते हुए भी बहुत युवा लगती थी। मामी ने मुझे देखते ही कहा, रोहन, तुम बहुत बड़े हो गए हो। मेरी माँ मुझे उनके साथ चाचा के घर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मुझे यात्रा नहीं करनी थी। फिर मेरे माता पिता ड्राइवर के साथ चाचा के घर चले गए, जबकि मैं मामी के पास ही रुक गया। मैंने मामी से कहा, मामी, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? मामी ने मेरे गाल पर हाथ फिरते हुए कहा, नहीं रे रोहन, मुझे क्यों परेशानी होगी? 4 दिन तक तुम्हारे साथ कोई बातें करने के लिए मेरे पास है। यह मेरे लिए अच्छा है। तुम्हारे मामा तो 2 साल बाद एक बार आते हैं। अब तुम्हारे मामा कमी तुम ही भर दो। फिर मामी घर के अंदर गई और मैं भी उसके पीछे गया। मामी ने मुझे मेरे पसंदीदा खाने की लिस्ट बनवाने को कहा और आज उसने मेरे पसंदीदा पनीर की सब्जी बनाई थी। देखते देखते मुझे वहां 2 दिन हो गए थे और मैं मामी के घर अपने घर की तरह आराम से था। दिन भर मैं मस्ती में रहता था, लेकिन मामी के घर में ऐसा नहीं था और मुझे इसकी आदत हो गई थी। लेकिन यहाँ रात में मुझे नींद नहीं आती थी क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी। एक रात जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मैंने अपने कमर में तौलिया लपेट रखा था और शर्ट भी नहीं पहनी थी। मैंने अपने कमरे से बाहर जाकर टीवी चालू किया और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। हवा इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं अपनी आंखें बंद करके उस आनंद में डूबा हुआ था। अचानक मुझे अपने पैरों पर कुछ हलचल सी महसूस हुई तो मैं घबरा कर पलटा। मामी भी मेरे ऊपर गिर गई। वह उस वक्त मेरे बहुत करीब थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने से दूर किया और उठकर बैठ गया। मैंने कहा, मामी, ये क्या हो रहा है? तब उसने कहा, अरे, मैंने तुम्हारी चुटकी काटने और तुम्हारे साथ मस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें एक साथ गिरना पड़ा। उसकी बात सुनकर हम दोनों हंसने लगे। मामी ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या रे रोहन, तुम्हारे बाल पूरी तरह से गीले हैं और तुम यूं ही हवा में खड़े हो। तुमको सर्दी लग जाएगी। चल, मैं तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ। वह अंदर जाकर एक नया तौलिया लेकर आई और उसने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसने मेरे बाल सुखाने शुरू किए। जब मेरे बाल सूख गए तो उसने मेरी गीली पीठ भी पोंछ दी। मामी मेरी तरफ एकटक देखने लगी। फिर मैंने उसे गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चला गया। यहाँ हर दिन मैं सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की आदत में था, इसलिए उस दिन भी मैं सुबह सुबह टेरेस पर व्यायाम करने गया। जब मैं व्यायाम कर रहा था तो मैंने मामी से कहा, मामी, आज का दिन तुम आराम करो। व्यायाम करते समय थोड़े फिट कपड़े पहनने चाहिए। लेडीज के ऐसे कपड़े मार्केट में मिलते हैं, तुम वह पहन लो। फिर तुम्हें व्यायाम करते समय कोई परेशानी नहीं होगी। मामी ने जवाब दिया, ठीक है, तुम मेरे साथ मार्केट चलो। तुम खुद मेरे लिए वह कपड़े खरीद लेना। मामी शायद नहीं समझी थी कि मैं किस तरह के कपड़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ वह कपड़े खरीदने में थोड़ा संकोच हो रहा था। दोपहर में हम मार्केट जाने लगे। मामी के पास उसकी स्कूटी थी और उसने मुझे बाजार ले जाने के लिए कहा। हम एक लेडी स्पेशल कपड़ों की दुकान में गए। मैंने मामी के कपड़ों का माप उसे बताया और उसने मुझे वहां से कपड़े खरीदने के लिए भेज दिया। इससे पहले मैंने कभी भी महिलाओं के कपड़े खरीदने के लिए दुकान में नहीं गया था और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। जब मैं कपड़े लेकर दुकान से बाहर आया तो मामी ने कहा, यहाँ सामने एक अच्छी लस्सी की दुकान है, चलो वहां लस्सी पीते हैं और फिर घर चलते हैं। वहां मामी को अपनी एक दोस्त मिल गई
मेरी मामी के साथ देखकर उसकी दोस्त मुझसे पूछने लगी। मामी ने उसे बताया, ये मेरे दोस्त हैं। इस पर मैं मामी की तरफ हैरानी से देखने लगा। फिर मामी ने अपनी दोस्त के सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हम घर के लिए चलने लगे तब मामी ने गाड़ी चलाई और अब वह पीछे बैठ गई। बैठते समय उसने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मामी ऐसी क्यों कर रही है। जब हम घर पहुंच गए तो मैंने उससे पूछा, तुमने अपनी दोस्त को ऐसा क्यों बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं? मामी ने कहा, अरे मेरी उस दोस्त की मुझ पर बहुत नजरें हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा ताकि वह और ज्यादा अव्यवस्थित ना हो। क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। इस पर मामी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे मामी की आवाज आई। उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, कुछ समय मेरे पास बैठो, मुझे बहुत अकेला लगता है। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसने मुझे अपने फोन में अपने कुछ फोटो दिखाए। अचानक उसकी आंखें भर गईं और वह रोने लगी। मुझे उसकी भावनाओं का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे शांत करने के लिए मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया और थोड़ी शांत होने के बाद उसने मुझसे बातें शुरू की। जब मैंने मामी से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, रोहन, मुझे इस घर में बहुत अकेला लगता है। मेरा पति बाहर देश में नौकरी कर रहा है और मेरे पास कोई नहीं है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं समझता। अब बताओ, क्या मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं? मैंने मामी से कहा, मामी, तुम बहुत सुंदर हो। गांव में तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ सालों में वे सब घर लौट आएंगे। तब तक तुम अपना जीवन अच्छे से जीने की कोशिश करो। जब वे आएंगे तो तुम्हें उनकी खातिरदारी करनी होगी। फिर मैंने बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मुझे आज रात अकेलापन महसूस हो रहा है। क्या तुम मेरी कमरे में सोने आओगी? मामी थोड़ी नाराज लग रही थी, लेकिन मैंने नकार नहीं दिया। उस रात मैंने उसके कमरे में सोने का फैसला किया और मुझे वहां बहुत अच्छी नींद आई। जब मैं सुबह उठा तो मेरे पास मामी नहीं थी। मैंने उठकर देखा तो वह रसोई में काम कर रही थी। मैंने ब्रश करने के बाद व्यायाम किया और मामी भी मेरे पीछे आ गई। मैंने उसे कुछ नए व्यायाम सिखाए और फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। मामी के घर पर मुझे जो भी चाहिए वह सब था। मेरे माता पिता अभी भी यात्रा पर थे। कुछ दिन इसी तरह अच्छे से बीते। पिछले 2 दिनों से मैं मामी के कमरे में सो रहा था, क्योंकि मेरे कमरे का कूलर बंद हो गया था और गर्म हवा के कारण नींद आना मुश्किल था। मामी का कमरा मेरे लिए एक अलग सा ठंडा स्थान था। एक हफ्ते में एक बार मैं पूरे शरीर की मालिश कराने जाता था और अब मेरी शरीर को फिर से मालिश की जरूरत थी। मैंने मामी से पूछा, मामी, तुम्हारे गांव में मसाज सेंटर कहाँ है? मामी ने कहा, अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें मसाज कर दूंगी। मैंने पार्लर का कोर्स किया है। उसने मसाज सेंटर का पता नहीं बताया और फिर उसने अपने हाथों से मसाज करना शुरू किया। उसने मेरे पीठ पर गर्म तेल लगाया और अपने दोनों हाथों से मसाज करने लगी। कभी कभी उसके हाथ नरम लगते तो कभी कभी कड़े, लेकिन मसाज बहुत अच्छा था। मसाज करते करते मुझे नींद आने लगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। जब मैं उठा तो मैंने मामी को अपने पास देखा। वह मेरे पास बैठी थी और उसकी साड़ी का पल्लू भी ढीला था। उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने पूछा, मामी, क्या हुआ? तुम इतनी अचंभित क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें फिर से अकेला लग रहा है? उसने कहा, नहीं रोहन, आज तो मेरा अकेलापन दूर हो गया है। फिर उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने उसे अपने गले से हटा दिया और कहा, मामी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम पहले रोई, फिर हंसने लगी। जरा रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। मैं बिस्तर से उठा ही था कि मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर से करीब आकर बोली, रोहन, तुम तो बहुत पहले ही मेरा ध्यान खींच चुके थे। मामी ने कहा, मैंने कोशिश की थी कि तुम कुछ और सोचो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जब से तुम मेरे कमरे में सोने लगे हो, सब कुछ बदल गया है। उसने मुझे अपनी गर्दन पर बने निशान दिखाए और कहा, आज तुम थोड़ा ज्यादा ही मूड में थे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मामी, यह सब क्या हो रहा है? उसने हंसते हुए कहा, रोहन, यह सब पिछले कई रातों से चल रहा है।
जब से तुम मेरे कमरे में सो रहे हो, सब कुछ बदल गया है। तुम जब भी आते हो, तुम्हारे साथ बिताया समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमने मेरे अकेलेपन को समझा है। तुमने बेशक मेरी भावनाओं को समझा है, पर तुम्हारे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे समझ सके। मैं उसकी बातें सुनकर चकरा गया। मैंने जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन मामी ने मुझे रोक लिया। वह तेजी से बाथरूम में गई। जब वह बाहर आई तो उसने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तू तो पिता बनने वाला है। यह सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैंने मामी से पूछा, तू ऐसा सोचते हुए भी बिंदास कैसे बोल रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं तेजी से बाथरूम में गया और मैंने शॉवर चलाकर कुछ देर वहीं बिताया। मुझे यह सब सोचते सोचते बहुत समय लग गया। जब मैंने बाहर आकर देखा तो मामी ने मेरे कमरे में खाना रखा था। मैंने थोड़ा भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं मामी के साथ बिताए समय के बारे में सोच रहा था। अगर मेरे माता पिता को यह सब पता चला तो क्या होगा? ये विचार मेरे मन में आने लगे। फिर मुझे लगा कि मुझे मामी से बात करनी चाहिए। मैं उसके कमरे के करीब गया और उसे फोन पर बातें करते हुए देखा। मुझे लगा कि वह किसी और के साथ बात कर रही है। मैंने उसके फोन पर ध्यान से सुनने की कोशिश की। शायद वह मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थी। मैं चौंक गया और सोचने लगा कि क्या हुआ। मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड करना शुरू किया। जब मामी ने मुझे देखा तो वह चौंकी। उसने मुझसे कहा, रोहन, मुझे माफ कर। मैंने गुस्से में कहा, मामी, सच सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने धीरे से बोलना शुरू किया, रोहन, मैं तुमसे ईमानदारी से कहती हूँ कि मुझे एक लड़के से प्यार है। उसका नाम विनोद है। वह हमारे पड़ोस में किराए पर रहता था। हमारी कुछ महीने पहले मुलाकात हुई थी। मेरा अकेलापन अब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उसके करीब गई। वह भी मुझसे मिलने लगा। जब मैंने उसे बताया कि मैं गर्भवती हूँ तो वह बहुत खुश हुआ। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन अचानक बिना कुछ कहे वह आधी रात को अपना घर छोड़कर पुणे चला गया। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि उसके जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। मुझे उसकी परेशानियों का एहसास हुआ और मैं उसके साथ खड़ा हो गया। मामी ने कहा, मैं एक बहुत बड़े संकट में थी और मुझे लगा कि तुमसे मदद मिलेगी, इसलिए मैंने झूठ कहा कि तुम मेरे साथ कुछ करो। मामी ने कहा, उसने अपने प्रिय के लिए प्रेम की भीख मांगी थी। मैंने उसे समझाया, मामी, झूठ चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। ऐसे बैचलर लड़के जो तुम्हारी जैसी शादीशुदा महिलाओं से संबंध बनाते हैं, वे कभी शादी नहीं करते। वे बस कुछ समय तक तुमसे जुड़े रहते हैं, दिखावा करते हैं प्यार का और फिर चले जाते हैं। तुम जीवन बर्बाद कर रही हो। मैंने उसे यह भी बताया, सच्चा प्यार हमेशा एक पत्नी का पति ही करता है। नए पुरुष जो तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, वे सिर्फ तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाते हैं। उनका तुमसे कोई ऐसा संबंध नहीं होता जिस पर वे तुम्हें प्रेशर डाले। यह सब सुनकर मामी बहुत भावुक हो गई और मुझे समझ में आ गया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अस्पताल जाने का फैसला किया, जहां मैंने उसकी सहायता की। मैं उसके संकट में उसकी मदद करने के लिए वहां था और मैंने उसके लिए सही साइन भी किए। मामी ने धन्यवाद करते हुए मुझसे वादा किया कि अब से वह किसी भी पुरुष के बारे में नहीं सोचेगी। मेरे सामने उसने यह वचन लिया। मैंने महसूस किया कि मामी जैसे विवाहित महिला के लिए सच्चा और निस्वार्थ प्यार बहुत जरूरी है और वह सिर्फ उसका पति ही दे सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि किसी भी विवाहित महिला को एक नए व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने पति पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो भी नए लोग आते हैं वे सिर्फ धोखा देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पति के जाने के बाद से घर में एक पुरुष थे जो मेरे ससुर थे। वे मुझ पर बहुत नजर रखते थे और अक्सर रात में मुझे अपने कमरे में बुलाते थे। एक दिन ससुर ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर बेड की चादर बदलने को कहा। जैसे ही मैं झुककर काम करने लगी, उन्होंने मौका पाकर पीछे से मुझे पकड़ लिया। मैं भी बिना पति के कई दिनों से प्यासी बैठी थी, तो मैंने भी उन्हें नहीं रोका और फिर ससुर जी ने पूरी रात। एक दिन मेरी सास ने मुझे आवाज दी, बहू, जरा पानी लाना, तुम्हारे ससुर आए हैं। यह सुनकर मैं अपने कमरे से बाहर आई। मुझे नहीं पता था कि कौन से ससुर आए हैं,
मैंने किचन से पानी का गिलास लेकर हॉल तक पहुंची। मेरे असली ससुर तो पिछले साल ही गुजर चुके थे। हॉल में जब मैंने एक व्यक्ति को देखा तो वह मुझे ससुर की उम्र का नहीं लगे। मैंने सोचा कि शायद कोई बाहर से आया होगा। मैंने उनसे कहा, भाई साहब पानी ले लो। तब मेरी सास ने मुझ पर हंसते हुए कहा, यह तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे ससुर है। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। उन्होंने कहा, यह मेरा दूर का भाई है। मेरी सास 50 साल की थी और सामने बैठे ससुर लगभग 32 साल के लग रहे थे। उन्होंने कहा, रोहन पहली बार हमारे घर आया है, तुमने कभी इसे नहीं देखा होगा। कुछ दिन रोहन हमारे घर में रहेगा, शहर में उसके कुछ काम है। मैंने उनकी बात मानी और नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। आज रविवार की छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर थी, वरना रोज मुझे सुबह कॉलेज जाना होता था। रात को जब मैं अपने कमरे में अपने बेटे को सुला रही थी, तब मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई घूम रहा है। आखिरकार मैं उठी और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर सच में कोई घूम रहा था और वे मेरे ससुर थे। मुझे देखकर वे थोड़े चौंके। मैंने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहां घूम रहा था। ससुर का कमरा मेरे कमरे के बगल में था, इसलिए मैं उन्हें यह नहीं कह सकती थी कि आप मेरे कमरे के बाहर क्यों घूम रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, और फिर अपने कमरे में जाने लगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में हल्के से आंसू आए। उन्होंने अपने हाथ से मेरे आंसू पूछे और कहा, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूं? मैं नहीं कहने का साहस नहीं कर पाई। वे कमरे में आ गए और बेड पर बैठ गए। बेड के एक कोने पर मेरा बेटा राहुल आराम से सो रहा था। मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी उनके पास बैठाया और कहा, सुनीता, मुझे तुम्हारे आंसुओं का कारण पता है। तुम्हारे आंसुओं में कहीं ना कहीं तुम्हारे पति की याद है। उन्होंने पहली नजर में ही मेरा दुख पहचान लिया था, वरना मैंने अपने सास ससुर के साथ 2 साल बिताए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे आंसुओं को नहीं देखा था। उस वक्त ससुर ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हें जो हो गया उसे भूलना होगा। हर रात मुझे सोते समय आंसू आते थे। उनके कहने का मतलब समझ में आया, लेकिन मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। तब उन्होंने मेरे लिए पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद मैं थोड़ी शांत हो गई। वे मुझे अपनी यात्रा के बारे में बताने लगे। वे मेरे चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थीं। घड़ी में देखा तो रात के 1 बजे थे। मुझे सुबह जल्दी उठकर घर का काम करके कॉलेज भी जाना था। मैंने ससुर से कहा कि मुझे सुबह देर हो जाएगी, अब मुझे सोना है। फिर वे अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में सोने चली गई। दूसरे दिन सुबह उठने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। रोज मैं कॉलेज जाने के लिए बस का इस्तेमाल करती थी। सुबह राहुल और सासू माँ को टाइम पर नाश्ता देकर मैं कॉलेज निकल गई। सुबह मुझे देर हो गई तो ससुर ने कहा, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आऊंगा। पिछले 2 साल से मेरे पति की बड़ी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी थी, जो आज चालू हुई थी। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मेरे नए ससुर ने वह गाड़ी चालू की। मैं हफ्ते में 1 बार अपने पति की मोटरसाइकिल साफ करती थी, इसलिए वह चलने लायक थी। घर में 2 महिलाएं होने की वजह से वह मोटरसाइकिल किसी ने भी नहीं चलाई थी, लेकिन आज ससुर ने उसे चलाने का मन बना लिया था। सासू माँ ने भी मुझे उनके साथ जाने की अनुमति दी। उन्होंने कहा, तुझे देर हो गई है तो तेरे ससुर तुझे छोड़ देंगे। अब मुझे ससुर के साथ अपने पति की बाइक पर जाना ही था। बाइक पर बैठते ही मैंने ससुर के कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे मैं अपने पति के साथ बैठते समय करती थी। जब मैंने सासू माँ की तरफ देखा तो याद आया कि यह तो मेरे ससुर हैं। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन घर से थोड़ा आगे बढ़ते ही फिर से मेरा हाथ ससुर के कंधे पर चला गया। इस बार जब मैंने अपना हाथ हटाना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे फिर से अपने कंधे पर रख दिया। उन्होंने कहा, लजाती क्यों हो, बिंदास रहो, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं तुम्हारे ही घर का सदस्य हूँ। उनसे बात करते करते मेरा कॉलेज आ गया। दोपहर 1 बजे कॉलेज खत्म हुआ तो जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि ससुर मुझे लेने आए हैं। उन्हें देखकर मैं उनके पास गई और कहा, ससुर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, पहले तो तुम मुझे ससुर जी मत बोलो, मेरा नाम रोहन है, तुम मुझे रोहन कहकर बुला सकती हो। तुम्हारी सासू माँ के सामने तुम मुझे ससुर जी बुला सकती हो, लेकिन जब हम दोनों हो तो मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ।
उन्होंने समझाया कि हमारे बीच उम्र का इतना अंतर नहीं है, और हाँ, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रोज तुम बस से सफर करती हो, ये मुझे मालूम हुआ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आऊँगा। कुछ ही समय में हम घर आए। घर आने पर मुझे सासू माँ और राहुल कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने सासू माँ को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, मैं अपनी दोस्त के घर गई हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। घर आते ही मुझे राहुल को देखने की आदत थी। थोड़ी देर में वे दोनों घर आ जाएंगे। कॉलेज से लौटते समय मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने का सोचा। जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तभी अचानक ससुर मेरे कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैं तुरंत बाथरूम में चली गई। उन्होंने भी अपनी तरफ मुंह मोड़ लिया और कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे अचानक तुम्हारे कमरे में आना नहीं चाहिए था। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करके बाहर आई। बाहर आते ही मैंने उनसे पूछा, क्या आपको कुछ काम था? वे बोले, सुनीता, मुझे तो बहुत ज़रूरी काम था, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे से प्याज की भाजी बनाती हो। अब खाने पर पता चलेगा कि तुम्हारे हाथों का स्वाद कैसा है। मैंने किचन में प्याज की भाजी बनाने का मन बनाया और ससुर भी मेरी पीछे पीछे वहां आए। जब मैं भाजी तला रही थी वे मेरे पास खड़े थे। अचानक थोड़ा गर्मा गर्म और कड़कड़ाती हुई तेल मेरे ससुर की छाती पर गिर गया, जिससे वह दर्द से विवश होकर झिझक गए। मैंने तुरंत अपने कमरे में जाकर क्रीम ली और उन्हें अपने हाथों से वह क्रीम लगाने लगी। उस समय मैं उनके बहुत करीब थी। मेरा ध्यान उनकी चोट पर क्रीम लगाने में था, लेकिन मेरा ध्यान दूसरी ओर भी जा रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारा हाथ जैसे मेरी चोट पर चल रहा है, वैसे सब दुखना जैसे गायब हो गई है। जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे उनकी स्थिति ठीक नहीं लगी। इस वजह से मैं धीरे धीरे उनसे दूर होने लगी। तभी मेरी सास मुझे वहां नजर आई। मुझे ससुर के इतने करीब देखकर वे मुझे थोड़ी अलग नजर से देखने लगी। मैंने अपनी नजरें झुकाई और उनसे दूरी बना ली। फिर मैं अपने काम में लग गई। वे इस बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन अब मुझे सासू माँ का हमेशा मेरे पीछे होना थोड़ा टकने लगा था। मैंने सासू माँ से इस बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। राहुल अब अपने नए दादा के साथ काफी घुल मिल गया था। वह रात में सोने से पहले उन्हें हमारे कमरे में लेकर आता था और वहीं उनके साथ खेलता था। मैं ससुर से कह नहीं सकती थी कि वे अपने कमरे में जाएं, लेकिन राहुल को मैं उनके सामने डांट देती थी। लेकिन वह छोटे हैं, इसलिए ससुर भी जानबूझकर मेरे कमरे में रुकने का बहाना खोज लेते थे। एक दिन राहुल भूख के कारण रोने लगा। तब ससुर मेरे कमरे में ही उसके साथ खेल रहे थे। मैं दूध लाने किचन में गई। दूध लेकर आने तक राहुल सो गया था। जब मैं उसे सोते हुए देखती हूँ तब मैं दूध वापस किचन में रखने जा रही थी। तभी ससुर ने कहा, राहुल तो सो गया, लेकिन उसके दादाजी को तो भूख लगी है, यह दूध मुझे दे दो। जब मैंने ससुर को दूध का गिलास दिया तो उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? तो वे बोले, सुनीता, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब हम दोनों हो तो मुझे ससुर मत बुला, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। और हाँ, मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि तुम हमेशा मुझसे देखकर किचन से बाहर चली जाती हो। आज मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। उनकी बातों पर मैं उनके पास बैठ गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पति को गए हुए 2 साल हो गए हैं। तुम कितने दिन रोती रहोगी? तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी उम्र भी अभी है। तुम कितने दिन इस तरह का जीवन जियोगी? तुम्हें नहीं, लेकिन राहुल को तो अपने पिता की जरूरत महसूस होती होगी। मैंने सोचा कि मैं शादी के खिलाफ थी और अब किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। इस विषय पर मैंने ससुर से ज्यादा बात नहीं की थी, फिर भी वे मुझे समझा रहे थे। उन्होंने पूछा, अगर तुम किसी पर विश्वास नहीं करती हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। उनके सवाल पर मैं उन्हें धीरे धीरे देखकर रह गई। घर में एक पुरुष के आने से माहौल काफी बदल गया था, लेकिन मैंने कभी भी ससुर के बारे में ऐसा नहीं सोचा। मैंने रोहन की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कमरे में जाते ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सो गई। सुबह जब मैं उठी तो हॉल में राहुल मुझे ससुर के हाथ में दिखा। मैंने तुरंत राहुल को उनके हाथ से खींच लिया और अपने कमरे में आ गई। पीछे से मेरी सास भी आ गई। मैंने जिस तरह से ससुर से राहुल को खींचा था वह सब कुछ सासू माँ ने देख लिया था। उन्होंने कहा, बहू, यह सब क्या है? तुम अपने ससुर के साथ इस तरह क्यों भाग रही हो?
राहुल कितनी खुशी के साथ अपने दादाजी के पास है, ये तुम्हें भी पता है। रोहन तो उसे खेला रहा था और तुम उसे इस तरह खींच कर ले आई जैसे वह कोई पराया हो। मुझे तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। सासू माँ की बातें सुनकर मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उस दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकली, मैंने रोहन से कुछ नहीं कहा था कि मुझे छोड़ दे, लेकिन सासू माँ ने मुझे कड़े शब्दों में कहा, तुझे बस से जाने की जरूरत नहीं है, तेरे ससुर तुझे छोड़ने आएंगे। इससे पहले मैंने सासू माँ के सामने कुछ नहीं कहा और अब मैं रोहन के साथ बाइक पर बैठी थी। कॉलेज पहुंचते वक्त उसके पीछे चुपचाप बैठी रही। कॉलेज के गेट में मुझे छोड़ते ही रोहन ने कहा, सुनीता, क्या तुम्हें मुझसे किसी बात का गुस्सा है? मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे कॉलेज में चली गई। कॉलेज के अहाते में मुझे मेरी दोस्त मिली। उसने मुझसे कहा, सुनीता, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ कैसे बात करता है, तुम्हें कॉलेज में छोड़कर जाता है। उससे लगता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ खास भावनाएं हैं। मैंने अपनी दोस्त की बातों पर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन यह सब बातें मुझे कुछ अलग ही लग रही थीं। रोहन के हमारे घर आने का असली मकसद क्या था, यह मुझे नहीं समझ आ रहा था। लेकिन उसकी मुझसे बात करने की शैली थोड़ी अलग थी। वह ससुर की तरह मेरी देखभाल करते हुए बात करता था, पर उसकी नजरें मुझ पर एक पुरुष की तरह ही रहती थीं। दूसरे दिन कॉलेज में एक गैदरिंग होने वाली थी और उस दिन मुझे कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे नाच गाने का देखने का बिल्कुल मन नहीं था। उस दिन सासू माँ अपने नातिन के साथ मार्केट गई थी। मुझे 12 बजे कॉलेज जाना था, लेकिन मेरा वहां जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मेरी दोस्त बार बार मुझे फोन करके कॉलेज आने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं जाने की इच्छुक नहीं थी। मैंने अपनी दोस्त का फोन रख दिया और अपने कमरे में साफ सफाई करने लगी। तभी पीछे से ससुर मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में एक सुंदर फैंसी साड़ी थी। उन्होंने वो साड़ी मेरे हाथ में दे दी और कहा, ये साड़ी पहनकर अच्छे से मेकअप करके तैयार हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के फंक्शन में छोड़ने आऊंगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं? ससुर ने कहा, तुम्हारी बात सही है। मैं यह नहीं कहता कि तुम क्या करो या नहीं, पर मैं बस यह चाहता हूं कि तुम कभी अपने लिए तैयार हुआ करो। आज एक बार खुद को सजाकर देखो, तुम्हारी खूबसूरती में और भी निखार आएगा। यह कहने की जरूरत नहीं है। ससुर के ऐसा बोलने का मुंह पर इतना असर हुआ कि जब वे मेरे कमरे से बाहर गए तो मैंने उनकी दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब मैं तैयार हो गई तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि ससुर बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर से कमरे में ले जाने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथों से मुझे लिपस्टिक लगाई। उन्होंने कहा, यह लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। लिपस्टिक लगाकर जब उन्होंने अपना हाथ नीचे किया, तभी सासू माँ राहुल के साथ कमरे में आईं। जब सासू माँ ने मुझे ऐसे रंग बिरंगे कपड़ों में देखा तो उन्होंने मेरी खूबसूरती की तारीफ करनी शुरू कर दी। पहले सासू माँ मुझे ठीक रहन सहन का आग्रह करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। आज मैं रोहन की बात कैसे मान गई, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैं तैयार हुई तो रोहन मुझे अपनी गाड़ी से कॉलेज छोड़ने आया। मेरी कुछ सहेलियां रोहन को मेरे पति समझ रही थीं और कह रही थीं कि उनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। ये बातें सुनकर रोहन के चेहरे पर अलग खुशी थी, लेकिन मैंने सबको सच बता दिया। मैंने कहा, ये मेरा पति नहीं है, ये मेरे ससुर हैं। इतना कहने पर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कॉलेज के फंक्शन में आने के बाद रोहन मेरे साथ ही रहा। जब हमने कॉलेज से घर जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो मेरा हाथ अनायास ही रोहन के पैर पर चला गया। लगभग आधे रास्ते तक मेरा हाथ उसके पैर पर था। अचानक मुझे होश आया और मैंने अपना हाथ वहां से हटा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। घर पहुंचते ही सासू माँ राहुल को लेकर सब्जी खरीदने गई थी और मुझे पता था कि वह कम से कम 1 घंटे नहीं आएंगी। तब मैंने रोहन को अपने कमरे में बुला लिया और अपने ब्लाउज की रिबन खोलने में उसकी मदद ली। रिबन खोलने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन रोहन को आधा मिनट लग रहा था। तभी मैंने उसकी ओर चेहरा घुमाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुझे मुझसे क्या चाहिए, ये मुझे समझ में आ गया है। रोहन का हाथ अब मेरे कंधे पर आ गया था। उसने कहा, सुनीता, तुम एक दिन मेरे इरादे को समझोगी। मुझे पता था कि तुम जल्दी ही समझ जाओगी। अब मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगा। यह सुनकर मैं उसे जोर से दूर करने लगी।
मैंने पहले ही तय कर लिया था कि अब उसे हमारे घर से अलविदा कहना है। इन 2 सालों में मेरे पास कई रिश्ते आए, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझे किसी और पुरुष से शादी नहीं करनी थी। मैंने रोहन से कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी मुझ पर कैसी नज़र है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। इतना समय बीतने के बाद तुम अब हमारे घर क्यों आए हो? मेरी सासू माँ तो सबको भाई बना देती है और उन्हें घर में ले आती है। वह बहुत सरल और भोली है, लेकिन मैं तुम्हारे इरादे समझ चुकी हूँ। मेरे गुस्से को देखकर रोहन मेरे करीब आ गया। मैंने तुरंत उसे कान के नीचे एक थप्पड़ मारा और उसे पकड़कर हॉल में ले आई। तभी सासू माँ घर आ गईं और उन्होंने सब कुछ देखा। उन्होंने कहा, बहू, यह क्या चल रहा है? क्या तुम भूल गई हो कि यह तुम्हारे ससुर हैं? तुमने रोहन का हाथ क्यों पकड़ा है? मैंने सासू माँ से कहा, इस नालायक की मुझ पर नजर ठीक नहीं है। अब इसे अपने घर में कोई जगह नहीं है। सासू माँ ने मेरे हाथ से रोहन का हाथ छुड़ाया और कहा, बेटी, तुझे सच बताने का समय आ गया है। बहू, मैंने रोहन को यहाँ बुलाया था। वह मेरा सच्चा या चचेरा भाई नहीं है, बल्कि वह हमारी एक शादी में मिला था। रोहन ने मुझे अपनी बड़ी बहन मान लिया था। मुझे उसके स्वभाव का पता था, इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया। अमन के जाने के बाद 2 साल हो गए हैं। मैं रोज देख रही हूँ कि तुम कैसे जी रही हो। तुम रात में सोते समय कुछ बड़बड़ा रहती हो। तुम्हें सब चीजों से बाहर निकालने का एक ही तरीका था, और वह था तुम्हारे लिए शादी करना। लेकिन तुम इसके लिए भी तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने रोहन को घर बुलाया। उसके साथ रहने के बाद मैंने सोचा कि शायद तुम्हारा मन बदल जाएगा, लेकिन तुम तो अब भी अपने मन को पूरी तरह से कठोर बनाए हुए हो। अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल है। रोहन ने कहा, सुनीता, मैं तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए प्रेम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं राहुल में बहुत उलझ चुका हूँ। एक पुरुष के घर आने से घर का माहौल कैसे बदल गया था, यह मुझे भी दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि सासू माँ को मेरा दुख नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह रोज मेरा दुख देखकर परेशान होती थी। फिर मैंने सासू माँ और रोहन से कहा, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने शादी की तो अमन मुझे माफ नहीं करेगा। वह रोज मेरे सपने में आता है। इस पर रोहन ने कहा, तुझे क्या सपने आते हैं? तुम क्या बड़बड़ाती हो? मैंने सब देखा है। सुनीता, तुम जो सोचती हो वही तुम सपने में देखती हो। अमन की यही इच्छा होगी कि उसकी पत्नी और बेटा खुश रहे। तुम्हें दूसरी शादी करने का अधिकार है। राहुल को पिता की जरूरत है। रोहन ने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकालने में बहुत मदद की। तब मैंने उसके गले लगकर रोना शुरू कर दिया। रोहन ने कहा, ये तुम्हारे आखिरी आंसू समझो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। मेरे मन में कहीं ना कहीं रोहन ने एक खास जगह बना ली थी। शादी के बाद मैं रोहन के घर चली गई और मैंने अपनी सासू माँ को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि उन्होंने ही मेरे कल्याणकारी जीवन का ध्यान रखा था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।